गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया, मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन किया और इसके बाद मैंने मैटर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज में पार्टिकल्स का क्या रोल होता है, इन सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। आज मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में जो आपने डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा है, क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मेनली थे, तो अब मैं एक एक करके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करूँगा। इसका मतलब ये है कि ये फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी आप देखेंगे, जिसमें आपको मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के क्लासिफिकेशन को देखना है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। लेकिन इस प्रॉपर्टीज को समझने से पहले दो टर्म्स हैं, रिजिड एंड फ्लूइड। इस दोनों टर्म को पहले एक्सप्लेन कर लें, देन आफ्टर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले रिजिड एंड फ्लूइड, इस दोनों टर्म को हम लोग डिफाइन करें। तो फर्स्ट टर्म है आपका रिजिड। तो रिजिड का मेन मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जिसे आप सॉलिड कहते हो, कोई चीज़ है जिसमें आप उसे फिजिकली लिक्विड कहते हैं, और कोई ऐसा मैटर का फॉर्म है जिसे आप गैसेस कहते हैं। तो उस तीनों टर्म को आप डिफाइन करते हैं, या फिर जो उस सब्सटेंस को आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि कोई सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो इसी दो प्रॉपर्टीज़ पर, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज है रिजिड एंड सेकेंड टर्म जो मैंने फ्लूइड कहा है वो फ्लूइड। अब बात आती है कि इसी के कारण, यानी ये रिजिडनेस एक प्रॉपर्टीज हो जाती है मैटर की। अगर कोई सब्सटेंस ज़्यादा रिजिड है, इसका मतलब है कि वो सॉलिड नेचर में एग्जिस्ट करता है, यानी फिजिकल स्टेट में वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा अगर उसमें रिजिडनेस है। अगर यही रिजिडनेस कम होती चली जाएगी, तो यही प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे जब रिजिडनेस कम होती है तो वो फ्लूइडिटी के तरफ कन्वर्ट हो जाता है, और तब जब प्रॉपर्टीज आएगी फ्लूइडनेस की तो फ्लूइडिटी कहेंगे उसको। और वो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज के कारण कोई सब्सटेंस फ्लो जब करेगा, या फिर उसमें पार्टिकल्स की जो बॉन्डिंग है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, तब आप उसे कहेंगे फ्लूइड। जैसा कि आप वाटर एंड एयर को फ्लूइड में रखते हैं। तो अगर हम फोर्स के अकॉर्डिंगली देखें तो मैटर का ये दो फॉर्म हो गया, एक रिजिड फॉर्म है और दूसरा फ्लूइड। तो रिजिड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले आप इसे देखें। तो रिजिड मीन्स होता है, इट मीन्स अनबेंडिंग, यानी जिसका बेंडिंग नहीं हो सकता, यानी जिसे आप मोड़ नहीं सकते, अनबेंडिंग। रिजिड का मतलब हुआ इट मीन्स अनबेंडिंग। अनबेंडिंग कहने का मतलब है कि आप उसे आसानी से, जैसे आप ये देखें कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसे सॉलिड क्यों कहेंगे? तो हम इसके रिजिडनेस को अगर देखें तो इस पे आप स्लाइटली फोर्स अगर लगाते हैं तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं आती, यानी ऑटोमेटिकली इसके पार्टिकल्स अपने आप स्वतः मूव नहीं करते इस कंडीशन में। तो जब ये मूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ये रिजिड प्रॉपर्टीज है, यानी अनबेंडिंग कंडीशन है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सॉलिड, और इसी कंडीशन के कारण आप इसे सॉलिड कहते हैं। इट मीन्स अनबेंडिंग।
और इसी का मतलब इनफ्लेक्सिबल भी होता है, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए। तो ये रिजिडनेस वो प्रॉपर्टीज है जो किसी भी मैटर में अनबेंडिंग प्रॉपर्टीज को क्रिएट करती है या उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी को क्रिएट करती है, यानी इसके पार्टिकल्स आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, और यही प्रॉपर्टीज कहलाता है रिजिड। एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज है, इसको आप कहते हैं फ्लूइड। अब फ्लूइड में क्या होता है, तो फ्लूइड इसका मतलब होता है ए मटेरियल व्हिच कैन फ्लो, ए मटेरियल which can flow easily। कोई भी मटेरियल जब आसानी से फ्लो करता है तो उस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम कहते हैं फ्लूइड। जैसे आप लिक्विड और गैसेस के कंडीशन में देख सकते हैं, जैसे मेरे पास ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर में मैंने इस सॉलिड पार्टिकल्स को रखा, तो इस सॉलिड पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। इसे मैं अगर खुले स्पेस में भी रख दूं कहीं पर, जैसे मैंने टेबल पर इसे रख दिया, तो इसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी और ये कंटिन्यूसली अपने शेप को मेंटेन रखेगा। इसका मेन रीज़न है कि ये रिजिड इन नेचर है। रिजिड होने का मतलब है कि इसके पार्टिकल्स जो आपस में जुड़े हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, जो आसानी से ब्रेक नहीं होता, यानी ये पार्टिकल्स अपने पोजीशन को हमेशा के लिए बनाए रखते हैं। तो ये तो रिजिडनेस हो गया। लेकिन अगर इसी कंटेनर में, मीन्स इस ग्लास में मैं पानी को रख लूँ और इस पानी को मैं किसी टेबल पे अगर गिराऊं, तो आप देखेंगे कि वो पानी उस टेबल पर फैलने लगता है, यानी चारों तरफ फैलने लगता है और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करने लगेगा। तो जो फ्लो कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, आप कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किए, बस उस पानी को, उस वाटर को आपने टेबल पर गिरा दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि वो वाटर अब टेबल पर फ्लो करने लगा। तो यही प्रॉपर्टीज इसकी फ्लूइड कहलाती है। या फिर किसी कंटेनर में अगर आप गैस रखते हैं, तो गैस को डालने के बाद सिर्फ उसके कैप को आप हटाएंगे तो पूरा गैस उस कंटेनर से बाहर आ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी उस गैस में भी आप देखेंगे कि उसका फ्लो आसानी से होने लगता है। तो ऐसा मटेरियल जो आसानी से इजीली फ्लो करता हो, तो वो प्रॉपर्टीज किसका होगा, फ्लूइड का, एंड दैट प्रॉपर्टीज इज नॉन एज फ्लूइडिटी। एंड रिजिडनेस है, इसका मतलब है कि उसके पार्टिकल्स अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कभी भी नहीं हो सकते जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी वो अनबेंड रहेगा या इनफ्लेक्सिबल रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज है रिजिडनेस, और इसी प्रॉपर्टीज को हम रिजिडिटी कहते हैं। अब जिस मटेरियल में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टीज होगी, तो वो मेनली होता है लिक्विड एंड गैसेस, जिसमें विजिबल फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज है, एंड दैट्स वाई लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड कहते हैं। वाइल एज जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, उसमें ये रिजिडनेस यानी रिजिड प्रॉपर्टीज है, रिजिडनेस है, और इसके कारण उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे, तो उसमें ये प्रॉपर्टीज रिजिड कहलाएगा। तो इस तरीके से आप जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हैं, उसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक रिजिड और दूसरा फ्लूइड। रिजिड में आएगा सॉलिड, क्योंकि उसका शेप कभी भी चेंज नहीं होता, डिफिनिट शेप को एक्वायर करता है, और
फ्लूइड जो होता है उसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको हम फ्लूइड कहेंगे। तो ये फ्लूइड में जो बांटेंगे आप, तो पहला रिजिड में सॉलिड आएगा और फ्लूइड में लिक्विड एंड गैसेस आएंगे। तो इस तरीके से मैटर का एक क्लासिफिकेशन ये भी होगा, यानी इसके रिजिडनेस एंड फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज के कारण। तो ये मैटर दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा रिजिड और दूसरा हो जाएगा फ्लूइड। ये रिजिड में एक ही है जिसे आप सॉलिड कहते हैं, जबकि फ्लूइड दो तरह का हो जाएगा, एक होगा लिक्विड और हो जाएगा गैसेस। तो इस तरीके से ये फिजिकल मैटर का यानी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके अलावे आपको दो स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में दो स्टेट और पढ़ना है, जिसमें एक स्टेट है प्लाज्मा और दूसरा है बोसॉन आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये दो पार्टिकल्स, चूँकि अभी यहाँ पर उसका उतना ज़्यादा इस अर्थ पर उतना ज़्यादा उसका साक्ष्य एविडेंस नहीं है, इसलिए उसके प्रॉपर्टीज़ को उतना ज़्यादा यहाँ पर पढ़ना नहीं है। तो मेनली हमारे लिए यही सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है, इसका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है प्लाज्मा के बारे में या फिर बोसॉन आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, तो हम उसका एक्सप्लेनेशन आपको जो भी बेसिक है वो बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले सॉलिड को एक्सप्लेन कर लें, इसके प्रॉपर्टीज को समझें, देन आफ्टर फिर नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड और गैसेस के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉलिड के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अभी आपने देखा कि सॉलिड की एक प्रॉपर्टीज ये है कि वो रिजिड होता है, और रिजिडनेस का मेन कॉज क्या होगा और इसके कारण सॉलिड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, उसी के एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे करना है और उसी का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, फिर आप इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले आप सॉलिड को डिफाइन पहले ही कर चुके हैं कि सॉलिड आर दो सब्सटेंस व्हिच हैज मास एंड इट हैज मतलब डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट मास। तो मास तो सभी मैटर का होगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। तो मैटर है तो मास होगा। तो यहाँ पर डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो सॉलिड मैटर, फिजिकल मैटर का वो स्टेट है जिसमें उस मैटर का शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। तो सॉलिड का सबसे पहले आप यहाँ पर डिफिनीशन लिखें। सॉलिड दो substances having definite shape and volume are known as solid। याद रहे मैं मास की बात यहाँ पर नहीं कर रहा, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये मैटर का क्लासिफिकेशन है। तो मैटर को ही हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था, वहीं पर बताया था यूनिवर्स का जब मैंने किया था, तो मासलेस एंड हैविंग मास। तो जो मास जिसमें था वो मैटर था। तो ये मैटर का क्लासिफिकेशन है। इसीलिए अगर सॉलिड स्टेट है या लिक्विड स्टेट है या गैसियस स्टेट है, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें निश्चित मास होगा। तो मास तो मैटर है, तो मास डेफिनिट है कि मास उसमें होगा ही होगा।
लेकिन हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में जब कंपैरिजन करेंगे तो वो आएगा यही शेप एंड वॉल्यूम के बेस पर। याद रहे कि सॉलिड में शेप एंड वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है। तो दो सब्सटेंस हैविंग डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम आर नोन एज सॉलिड। इसे आप सॉलिड कहेंगे कि जिसका आकार और आयतन यानी शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होगा, तब आप उसे सॉलिड कहेंगे। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में आप देखेंगे कि इसका शेप डिफिनिट नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम उसका डिफिनिट होता है। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो उसमें शेप एंड वॉल्यूम दोनों इनडेफिनिट होगा। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन कंपेयर बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पर डेफिनेशन से हमें पता चल गया कि दो सब्सटेंस हैविंग डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम आर नोन एज सॉलिड। एग्जाम्पल में आप कोई भी चीज़ जो डिफिनिट शेप का आपको दिख रहा है उसे आप कह सकते हैं सॉलिड। जैसे पेन, जैसे बुक, इस तरह के डिफरेंट सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड सब्सटेंस में जो भी आता हो, चेयर है, टेबल है, फैन है, मोबाइल है, कोई भी चीज़ जिसे आप सॉलिड है, जिसमें रिजिडनेस की प्रॉपर्टीज है, तो आप गौर करके देखेंगे कि उसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम सॉलिड कहते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात करें इसके प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज है solid have definite shape and volume। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम मतलब इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। तो पहले हम इसके कॉज को देखें। अभी आपने देखा रिजिड, और मैंने कहा कि रिजिडनेस के कारण ही कोई भी सॉलिड डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम का होता है। अब रिजिडनेस का मतलब आप जानते होंगे कि इसका मतलब हुआ इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडेबल, यानी जिसको आप बेंड नहीं कर सकते। मतलब ये है, इसका मेन वजह आप समझे कि क्या होता है। एक्चुअली आप जानते हैं कि कोई भी मैटर टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और वो टीनी पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो उस पार्टिकल्स का लार्जर मॉलिक्यूलर मास का सब्सटेंस बनता है। अब उसमें क्या है कि जब वो कंबाइंड होंगे तो पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स से जब जुड़ेगा तो उस दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करता है, जिस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ये पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं कि इसके बीच में स्पेस नेग्लिजिबल हो जाता है, और नेग्लिजिबल स्पेस के कारण इसके पार्टिकल्स इधर से उधर यानी अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होते। और अगर कोई भी पार्टिकल्स अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगा तो आप जानते हैं कि उसके शेप में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, और अगर शेप में डिफरेंस नहीं आया तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के कारण इसका शेप और वॉल्यूम
दोनों डिफिनिट होता है। अगर आपको इस प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं बोलूं कि व्हाई यू कैन से दैट सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, तो आपको यही प्रॉपर्टीज बताना है कि इसमें लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इस लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के कारण इसके मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होते, जिसके कारण इसका शेप डिफिनिट है। और अगर शेप डिफिनिट होगा तो वैसे सब्सटेंस का, वैसे मैटर का वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूँ। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सेकेंड प्रॉपर्टीज है सॉलिड कांट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब है कि सपोज करें कि आपके पास, जैसे मेरे पास ये वुडन डस्टर है, तो इस वुडन डस्टर पर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता भी हूँ तो ये फोर्स अप्लाई करने के बाद भी हम इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे। यानी इसका जो शेप है वो फोर्स अप्लाई करने के बाद भी डिफिनिट रहता है, यानी आप इसे कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसका मेन वजह यही है कि अभी मैंने कहा आपको कि इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसके कारण ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। और कंपैक्टली जब मतलब ये पैक्ड होंगे तो इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा। और जब तक किसी भी पार्टिकल्स के बीच में हम स्पेस नहीं देंगे तब तक उसे कंप्रेस करना संभव नहीं है, क्योंकि कंप्रेस करने के लिए एक मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल्स के पैरेलल में आना होता है, या फिर उसके ऊपर फोर्स लगा के उसे नीचे के तरफ दबाना होगा। लेकिन जब ये कंपैक्टली पैक्ड होगा तो उस बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होगा, जिसके कारण इसके मॉलिक्यूल्स अपने मिनिमम पोजीशन होता है पार्टिकल्स के एडजस्टमेंट का, उस पर जाके ये स्टेबल होते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा हम फोर्स उस पर अप्लाई किए तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उसको हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखें। इसका एक्सप्लेनेशन आप इस तरीके से दे सकते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में या सॉलिड स्टेट में मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ पर था फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड सेकेंड हो गया यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। याद रहे कि सॉलिड के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को हम इसी दो बेसिस पर, मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि फर्स्ट में था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम पर होता है, जिसके कारण इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से कंपैक्टली पैक्ड होंगे तो इसके बीच में स्पेस कम हो जाएगा, और कंपैक्टली पैक्ड होने के कारण इसके पार्टिकल्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव नहीं कर सकते हैं। फाइनली इसका शेप डिफिनिट हो जाएगा। दूसरे में मैंने कहा कि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अनअवेलेबल है, जिसके कारण इसके पार्टिकल्स को और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर हमने बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स इस पर अप्लाई किया तो ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये कंप्रेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड हैव
हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, आप जानते होंगे कि डेंसिटी इक्वल्स मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल्स मास बाय वॉल्यूम। और ये भी आप जानते हैं कि मास के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होना चाहिए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना ज़्यादा होगा उसका मास उतना ही अधिक हो जाएगा। यही मेन रीज़न है कि सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है। अब मैं आपको बात बताऊं कि किसी डेफिनिट वॉल्यूम का आप कोई भी सॉलिड ले ले सब्सटेंस, अब उस सॉलिड सब्सटेंस में आप गौर करें तो उसके पार्टिकल्स कंपैक्टली पैक्ड होंगे। अब कंपैक्टली पैक्ड होने का मतलब है कि उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा। तो बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होंगे एक लिमिटेड एरिया में। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उसका मास उतना ही हाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और मास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आप समझ सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के केस में हम देखें तो एक सर्टेन एरिया में अगर हम बात करें तो आप गौर करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका मैक्सिमम होगा। तो जाहिर सी बात है कि सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होगा तो उसका मास मैक्सिमम होगा, और अगर मास मैक्सिमम है तो जाहिर सी बात है कि उसका डेंसिटी मैक्सिमम होगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट particles are compactly packed with each other and they minimize their space, और वो अपने बीच के जो स्पेस है उसको मिनिमाइज कर लेता है, जिसके कारण उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी। अगर हम वॉल्यूम को फिक्स रखें तो उसमें मास जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम हो जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होने का मतलब है कि उसका डेंसिटी हाई हो जाएगा। सो फाइनली वी कैन से दैट सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है solid do not fill their container completely। सॉलिड को आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर आपने उस सॉलिड को रखा है, तब तो वो कंटेनर कंप्लीटली फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस कंटेनर के वॉल्यूम से थोड़ा भी कम, यानी जितना कम सॉलिड का वॉल्यूम लेंगे तो उस कंटेनर का वॉल्यूम उतना खाली रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि सॉलिड को कंटेनर में डाल देंगे तो पूरे कंटेनर में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि अगर 5 लीटर के सिलेंडर में आपने 1 लीटर भी गैस भरा दिया है तो वो पूरे सिलेंडर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा,
टॉप टू बॉटम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी उसकी कंसंट्रेशन सभी जगह पर एक ही जैसी रहेगी। लेकिन अगर सॉलिड को आपने किसी 5 kg के जार में अगर आपने 1 kg सॉलिड को रखा है तो वो अपने 1 kg वॉल्यूम के बराबर ही उस कंटेनर को फिल करेगा, बाद बाकी 4 kg का जो स्पेस है वो वैकेंट रह जाएगा। उसका मेन वजह यही है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं कर सकते। ये पार्टिकल्स पर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। और अगर पोजीशन जब तक चेंज नहीं होगा तो आप जानते हैं कि किसी भी कंटेनर में जिस वॉल्यूम में आपने सॉलिड को रखा है उससे ज़्यादा वॉल्यूम में वो एक्सपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पार्टिकल्स अपने पोजीशन पर फिक्स्ड रहते हैं। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, वो उसे फिल नहीं कर सकता। एंड लास्ट, सॉलिड डू नॉट फ्लो, यानी इसमें आप पहले ही जानते हैं कि इसमें रिजिड प्रॉपर्टीज है, रिजिडनेस है, जिसके कारण इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टीज नहीं आएगी, और फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टीज नहीं आने के कारण सॉलिड डू नॉट फ्लो। और फ्लो नहीं होने का मेन वजह क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके पार्टिकल्स के बीच का जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उस फोर्स के कारण ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग रहता है इसका, और पार्टिकल्स कंपैक्टली पैक्ड होता है और वो इजीली मूव नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सॉलिड डू नॉट फ्लो। अब उम्मीद करते हैं कि आप सॉलिड के प्रॉपर्टीज को अब समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिक्विड और गैसेस का एक्सप्लेनेशन करूँगा। थैंक यू।